नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना काल की और भारतीय राजनीति की। जी हां, बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बन गई है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा किस काल में यह चुनाव हुआ। बिहार में भी, अमेरिका में भी राष्ट्रपति के चुनाव कोरोना काल में, संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल में हुए। लोग परेशान हुए, लाखों में आंकड़ा गया, 90 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया संक्रमण काल का। लोगों की मौत भी हुई, परेशानियां हुई, घर में बंद होना पड़ा, देह दूरी का भी इस्तेमाल करना पड़ा, और इसके चलते अर्थव्यवस्था का जो पहिया था, जो इंजन था, वो जाम हो गया। 23.9% का हमने गोता लगाया विकास दर में, -23.9%। लगभग 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल में आए मजदूर, उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ा। उसके लिए भी बसों का, ट्रेनों का इंतजाम नहीं हुआ, दिहाड़ी चली गई। 2 करोड़ से ज्यादा व्हाइट कॉलर जॉब्स, पक्की नौकरी वाले लोगों की नौकरी चली गई। बाकी लोगों की नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, तनख्वाहें कट रही हैं। आलू, प्याज, टमाटर, इनके दाम आसमान छू रहे हैं, तो महंगाई भी काबू में नहीं आ रही। चीन से तकरार अलग, चीन से तकरार भी चल रहा है। किसान बिल वो कानून की शक्ल में पेश कर दिए गए, पास कर दिए गए। किसान नाराज, सड़कों पर किसान। ऐसे में ये जो संकट काल था और ये जो मुसीबतों का एक सैलाब चल पड़ा था, और ऐसा नहीं है कि कोरोना सरकार लेकर आई, ये एक वैश्विक महामारी है, सारी दुनिया में ये हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी राष्ट्रपति की जो गद्दी थी वो गंवानी पड़ी। तो ऐसे में बिहार में जब चुनाव हुए तो ये सबसे माकूल, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुश्किल वक्त के लिए माकूल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये विपक्ष के लिए सबसे माकूल वक्त था, क्योंकि लोग परेशान थे। दिहाड़ी का संकट, नौकरी का संकट, रोजी रोटी का संकट, खाने पीने की मुसीबत, घर से बाहर निकल नहीं सकते, अर्थव्यवस्था ठप। तो ऐसे में लोग परेशान होंगे तो परेशान में वो विकल्प खोजते हैं। लेकिन बिहार में 15 साल से लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार अब चौथी बार फिर से, टेक्निकली 5वीं बार, पर असल में मैं कह रहा हूं चौथी बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी उन्हें झेलनी पड़ी, वो लाजमी है। 15 साल से कोई किसी भी सूबे पर राज करे तो वहां पर थोड़ी तो नाराजगी होगी। लेकिन बीजेपी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी और बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी, 125 सीटों के साथ, जादुई आंकड़ा 122 का, वो सरकार बना रहे हैं। विपक्ष सरकार नहीं बना पाया। तो बड़ा सवाल ऐसे में यह भी हो जाता है, विपक्ष लोगों को समझाने में नाकाम है क्या? भरोसे की, एतबार की कमी है क्या? 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया, फिर भी सरकार नहीं बनी। ट्रैक्शन दिखी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। और अब दिल्ली में जश्न मनाया जा रहा है, बीजेपी जश्न मना रही है। वहां की हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जो है, बीजेपी का जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय है, वहां पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री, वो भी अध्यक्ष रह चुके हैं, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। पीयूष गोयल की हम आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। अब इसमें भी एक दिलचस्प बात है, देखिए, बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन जो व्यक्ति चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, अभी तक उन्होंने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं की है, अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। बीजेपी पर ताल ठोक रही है, और ताल ठोकने की बात भी है, उनकी सरकार बन रही है। अब ये बीजेपी की पार्टी का कार्यक्रम है, वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं के जरिए आपको, मुझको, हम सबको भी संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में आज का जो सबसे बड़ा सवाल वो ये कि मोदी है तो मुमकिन है, मुश्किल वक्त में भी मोदी नैया पार लगा देते हैं क्या एनडीए की, बीजेपी की? और दूसरा अहम सवाल, विपक्ष क्यों नहीं जीत पा रहा है जनता का भरोसा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, आरजेडी सरकार नहीं बना पाई है, उनके प्रवक्ता फैजल अली,
साथ में अतुल कुमार अंजान, सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी और मुख्य प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्टूडियो में सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। तो अखिलेश प्रताप सिंह, जो ये मेरा दूसरा सवाल है, अभी जीत के जश्न की बात तो करेंगे, अब प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। जो मैंने शुरुआत में ये इतने फैक्टर्स गिनवाए, कोरोना हो, अर्थव्यवस्था की बात हो, महंगाई की बात हो, किसान की बात हो, यह सबसे माकूल वक्त था सत्ता पक्ष को घेरने का, चुनावी जीत दर्ज कराने का, लेकिन लोग आप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? देखिए, वो बचे हुए तथ्य मैं गिना दे रहा हूं। जो आपका प्रश्न है उसी में उसका उत्तर भी निहित है। जब से आदरणीय मोदी जी देश की राजनीति में आए हैं, राजनीतिक शुचिता तो समाप्त हो चुकी है। पहले दलों को दलों से लड़ना पड़ता था। एक सत्तारूढ़ दल होती थी, उसके अलावा एक विपक्षी दल होते थे और आपस में दल ही दल से लड़ते थे। मोदी जी के आने के बाद दल से तो दल लड़ता ही है, सरकार से भी लड़ना होता है, ईडी से भी लड़ना होता है, इनकम टैक्स से भी लड़ना होता है, सीबीआई से भी लड़ना होता है, ईसी से भी लड़ना होता है और उसके अलावा मीडिया से भी लड़ना होता है। तो मोदी जी के साथ 8 लोग और लड़ते हैं जो इस देश के माहौल को बनाते बिगाड़ते रहते हैं। अच्छा। और इसके बाद अगर कहीं कोई कमी रह गई तो प्रशासन और सत्ता के दुरुपयोग से जो बिहार में हुआ, और उसके बाद भी अगर कोई कमी रह गई तो राजभवन बैठा है, थैली बैठी है। तो ये सब चीजों से लड़ करके आना, आप जनादेश का अपमान नहीं कर रहे हैं। आप 70 सीटों पर लड़ते हैं, 19 सीट जीत पाते हैं, आप अपने गिरेबान में मतलब झांकने को तैयार नहीं है। ये जनादेश का अपमान कैसे हुआ? जो जनादेश मिला, मैं हारा, कम सीटें पाई, उसका तो मैं सम्मान कर रहा हूं। मैं कब कह रहा हूं कि मुझको ये मान रहे हैं ना, अपने गिरेबान में भी थोड़ा झांकिए। मैं आपसे सवाल पूछ वही मैं झांक रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गठबंधन को बहुमत था। आप लोगों को भी पता है, 2-3 सीटें कांग्रेस की, 10-11 सीटें हमारे अलायंस पार्टनर की जो जीत चुकी थी, उन्हें जबरदस्ती जिता दिया गया बीजेपी की तरफ से। जो सूरत हाल है देश में और सबकी पीड़ा, सबका दुख दर्द, वो मजदूर हों, वो युवा हों, नौकरियों की दिक्कत है, बेरोजगारी के आंकड़े तक या रोजगार सृजन करने के आंकड़े तक सरकार नहीं बताती। तो इन सब के बीच आपके लिए तो लैंडस्लाइड होनी चाहिए थी। अब आप ये नुक्ताचीनी आंकड़ेबाजी, 10 सीट पर ऐसा कर दिया, 5 पर नहीं है। ये तो सीधा साफ कर देना चाहिए था ना मैदान। जिसने भी देखा बिहार का चुनाव, सबको ये लगता था, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि राजनीतिक दल को अब जो विपक्ष में है, मोदी जी के इतने और योद्धाओं से लड़ना पड़ता है। और हम बार बार कहते हैं कि हम सबको जो विपक्ष में है उनको इनसे लड़ने की तरकीब निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पहले का जमाना गया कि एक शुचिता की राजनीति करने वाला हमारा प्रतिद्वंदी था, हुआ करता था, वो अब नहीं है। आप चाहे बिहार में देख लीजिए, चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री बदलवा के अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कर्नाटक में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए, अरुणाचल में देख लीजिए। उपचुनाव का भी आपने जिक्र कर दिया, उपचुनाव में भी सुपड़ा साफ कर दिया आप लोगों का। दूसरी बात, अब जो हो रहा है चुनाव के समय, सिर्फ भावनात्मक मुद्दों को मोदी जी अपने इन सारे घोड़ों के सहारे जनता के बीच में ला दे रहे हैं। कभी वो ये नहीं कहते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि किसान बिल लाए थे और किसान बिल को बड़ा अच्छा है बताने के लिए पूरी कैबिनेट 20 दिन तक जिलों जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुद भी बताते रहे। लेकिन बिहार के चुनाव में ये नहीं कहा कि किसान वोट देखिए कितना अच्छा, हमको किसान बिल को वोट। वो जो करना चाहेंगे वो करेंगे, वो उनका अख्तियार है। अखिलेश प्रताप सिंह, मैं ये कह रहा हूं, आप राब्ता आप कनेक्ट क्यों नहीं कर पाए? आप क्यों नहीं समझा पाए जनता को? मोदी ज्यादा बेहतर समझा देते हैं क्या? दिक्कत यहां है विपक्ष की। समझा नहीं देते हैं, बेहतर तरीके से एक तरह से छल करके वोट ले लेते हैं। ये मैं मानता हूं, वो छल को हम लोग काट नहीं पाते। अच्छा, जनता इतनी मासूम है। एक चुनी हुई सरकार अपने सरकार की उपलब्धियों की बात ना करके सेना की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, हिंदू की, मुसलमान की, धर्म की बात करता है। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि हमें किसान बिल जो बड़ा अच्छा उस पर वोट दे दीजिए, नोटबंदी पे आप हमें वोट दे दीजिए, फिर विवेक पर सवाल उठाने लगे ना आप जनता की। तो ये जो तरीके हैं, इसका हमें माकूल जवाब हम नहीं दे पा रहे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है ना। एक मिनट, अब अतुल कुमार अंजान, ये जो विश्लेषण कर रहा हूं ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी। क्या मोदी का कोई सानी नहीं है?
विपक्ष कोई चेहरा नहीं खड़ा कर पा रहा है, आप बात नहीं समझा पा रहे हैं, मुद्दे होने के बावजूद लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यह एक समस्या है क्या विपक्ष की? संदीप जी, कल या परसों के कार्यक्रम में मैंने आपसे साफ कहा था कि बिहार में चुनौती तो हमने बड़ी जबरदस्त दी, लेकिन परिणाम से जो हम लोग हैं वो आश्वस्त नहीं है। और एक बात आपसे फिर यहां आज आपके इस चुनाव के संबंध में जो चर्चा है, इस पर एक राष्ट्रीय बहस फिर मैं उठा रहा हूं। कांग्रेस पार्टी से लेकर सारी विपक्ष की पार्टियों को एक बात कान खोल करके सुन लेना चाहिए। और अखिलेश प्रताप जी, आपसे भी कहना चाहता हूं, बड़ी गिनती आपने गिना दी कि सीएजी से लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और तमाम संस्थाओं के बारे में जिक्र हो गया। लेकिन याद रखिए, इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जापान से शुरू हुई, मानव रोबोट भी उसी ने बनाया। लेकिन जापान के अंदर ईवीएम की मशीनें नहीं हैं, वहां बैलेट पेपर से चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। भारत के अंदर जहां आज भी 70% लोग अपने मोबाइल को साइलेंट पर नहीं रख पाते, और जिस देश में आज भी गांव और शहरों में शाम को बिजली जलाने से पहले लोग स्विच की पूजा करते हो, उस देश में इस ईवीएम को चलाकर आप लोकतांत्रिक हितों की हिफाजत नहीं कर सकते। फिर अतुल कुमार रंजान, एक मिनट अतुल कुमार रंजान, फिर राजस्थान में कांग्रेस, एक मिनट, राजस्थान में कांग्रेस जीत जाती है, मध्य प्रदेश में भी जीत गई थी, छत्तीसगढ़ में जीत जाती है, झारखंड, दिल्ली में 62 सीटों के साथ वापसी करते हैं अरविंद केजरीवाल, पंजाब में अमरिंदर सिंह जीत जाते हैं। मतलब ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई। हर चीज के लिए ईवीएम कर दो, अपने अंदर नहीं झांकेंगे आप। अगर हमसे सिर्फ बहस करना चाहते हैं। नहीं, बहस नहीं, मैं चर्चा कर रहा हूं। तो फिर मैं ये कहूंगा कि वो झारखंड में 35,000 वोट से कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में जीती। ये चर्चा नहीं, मैं एक बुनियादी सवाल उठा रहा हूं कि ईवीएम, जिसके बारे में मैं खुद जानता हूं, मेरा ईवीएम की बात नहीं है। मोदी जो कनेक्ट कर पा रहे हैं जनता से, विपक्ष वो नहीं कर पा रहा है क्या? मुद्दे होने के बावजूद विपक्ष लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा है क्या? लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं ना आप पर। एक ये भी एक कमी है क्या विपक्ष की? मानते हैं कि नहीं? देर मत कीजिए। आप दीपावली का क्यों इंतजार कर रहे हैं? शुभ दीपावली के दिन ही सरकार बना दीजिए। वो चाहे नित्यानंद राय को मुख्यमंत्री बिहार का बना दीजिए और चाहे नीतीश जी को बना दीजिए। अब वो उनको बहुमत है, वो बनाएं, मैं उसका सम्मान करता हूं। और मैं आपसे कहता हूं, इस महागठबंधन को बनाने में, आज मैं उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि चुनाव के ठीक वक्त आप महागठबंधन बनाएंगे, एक दिन पहले आप सीटों का बंटवारा करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक आपका सहयोगी छोड़ करके भाग जाएगा अब शब्दों का प्रयोग करके। यह उचित नहीं था। इसलिए महागठबंधन में जो स्थितियां थी, उन स्थितियों को नहीं, आप मर्म नहीं अभी समझ पा रहे हैं चर्चा का। एक मिनट अतुल भाई, एक मिनट, फैजल अली स्क्रीन पर, एक मिनट। फैजल अली, सारे मुद्दे होने के बावजूद तश्तरी पर सजे हुए थे, लोगों तक पहुंचानी थी वो बात, वो विपक्ष क्यों नहीं समझा पा रहा है? आप चुनाव से 2-3 महीने पहले ही जागते हैं, कुछ गठबंधन बनाते हैं, ऐसे मोदी का मुकाबला कर पाएंगे क्या? ये एक परेशानी है क्या? क्या ये कंसीड करने को तैयार हैं आप? दम है, उस पर सोचना चाहिए। एक बात तो तय है कि इस बार हम लोगों ने कम से कम जो मुद्दे खड़े किए, उन मुद्दों को हम लोगों ने जनता तक पहुंचाया। और ये बात आप लोग भी मानते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक सकारात्मक मुद्दे पे, एक नौकरी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया। और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद, बीजेपी और जेडीयू की बहुत सारी कोशिशों के बावजूद हम लोग अपने मुद्दे से अलग नहीं हुए और मुद्दे से नहीं भटके। ये इस चुनाव का एक टेक अवे है, बहुत बड़ा टेक अवे है। नहीं, वो तेजस्वी ने किया, लेकिन कांग्रेस का पूरा समर्थन नहीं मिल पाया। क्या ये एक बड़ी परेशानी है? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ संदीप जी। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि क्या हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक चीज याद रखिए संदीप जी, जब से मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ है भारतीय राजनीति के पटल पे, तो आप देखिए कि इलेक्शनरिंग का पूरा जो ढांचा है वो बदल गया है। इतना ज्यादा पैसा, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज्यादा प्रचार प्रसार
कि उसमें जो छोटी पार्टियां हैं हम लोग जैसी या किसी भी राज्य में, वो उनको मैच नहीं कर पा रही, ये भी एक वास्तविकता है। और इसकी सबसे बड़ी जो दुखद पहलू है वो ये है कि अब हमारा जो लोकतंत्र का जो चुनाव का जो पर्व है वो गरीबों के हाथ से निकलता चला जा रहा है। अगर आप बहुत बड़े धन आ गए हैं, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप बहुत बड़ी पार्टी से हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप पूरी चुनावी अब प्रणाली पर सवाल उठाने लगे। बिल्कुल उठा रहा हूँ संदीप जी, बिल्कुल उठा रहा हूँ, ये वास्तविकता है। आप भी देख रहे होंगे और हम सब देख रहे हैं। हमने क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ा है और मेरे जो लोग, फिर आप सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनकर उभरे? आप बीजेपी से भी ज्यादा सीट लेकर गए ना, बीजेपी 74, आप 75। उसके बावजूद हम लोगों ने इस बार सबसे बड़ी पार्टी फिर भी बन करके आए। इसका मतलब ये है कि हमारा सरोकार जो जनता से है, जन सरोकार है, हम उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ छोटी मोटी गलतियां हुई हैं जिसकी वजह से हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो चुनाव का नतीजा आया है उससे तो हम लोग संतुष्ट ही नहीं है, उस पर तो हम लोग संतुष्ट नहीं है, उस पर सवाल नहीं, उसके लिए चुनाव आयोग है, अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। जी, वो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इसको हम एकदम क्लीन चुनाव नहीं मानते हैं। इसलिए 12-15 सीट हमारी ऐसी है जिसपे जैसे परिहार है, 12 वोट से उसको हरवा दिया ऋतु जायसवाल को, पहले उसको कहा कि आप जीत गए। तो इस तरह की त्रुटियां हैं, उस पर भी सोचने की जरूरत है। ठीक है अजय आलोक, एक मिनट। अजय आलोक, प्रधानमंत्री मोदी, ये जो मैंने पहला सवाल किया ना, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ा। 43 सीटों पर आप आ गए। वर्स्ट परफॉर्मेंस है जेडीयू की, नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी के चलते। तो मोदी कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? मोदी में ऐसा क्या है कि विपक्ष के लोग भी, क्या नीतीश कुमार भी वो राब्ता नहीं कायम कर पा रहे हैं जो मोदी कर पा रहे हैं? या गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, आपका सोचना हो सकता है कि नीतीश कुमार भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे जो मोदी कर रहे हैं। नीतीश और मोदी इस चुनाव में अलग अलग कहां थे? नीतीश और मोदी तो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे ना। तो वो 110 में 74 सीट जीत जाते हैं, आप 115 में 43। देखिए, फर्क तो दिख रहा है ना कहीं। बिल्कुल दिख रहा है, इसमें कहां मैं उससे गुरेज कहां कर रहा हूं। और वो फर्क क्यों दिख रहा है? तो लोजपा के 115 सीट जो हमारे कैंडिडेट जिसपे उससे उतारे, जरा उनका वोट जोड़ दीजिए तो हमारा सीट पहुंच जाता है 80 के पार। बहरहाल वो बात हो गई। लोजपा को जो करना था उन्होंने किया, अपनी कब्र में अपनी कील खुद ठोकी उन्होंने, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो खैर निकल गया। जनादेश का सम्मान होना चाहिए। ये गठबंधन पूर्ण बहुमत लेके आज चौथी बार सरकार बनाने जा रहा है। नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री, अब 4th टाइम के फुल टर्म मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो जीता वही सेकंड। अब आप कह रहे हैं कि कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो उसकी सबसे बड़ा कारण उसका मुझे लगता है कि इनकी विश्वसनीयता नहीं रही। अभी आपके सामने पैनल पे, चाहे वो फैजल जी हों, चाहे हमारे सीपीआई के मित्र हों, चाहे कांग्रेस के अखिलेश चचा हों, सब ने लाइन से कहा कि सिर्फ मोदी से लड़ना नहीं होता है। इस देश के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं जिसपे इस देश का भरोसा है, उन सब का नाम गिना दिया कि इनसे भी लड़ना पड़ता है। इन लोग को सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि जजमेंट इनके खिलाफ नहीं आएगा। इनके खिलाफ आएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठा देंगे। तो राजनीतिक द्वेष जब इतना भर गया हो कि दुनिया में कोई चीज सही लगती ही नहीं है, तो फिर क्या बहस कीजिए? नहीं, राजनीतिक द्वेष की बात नहीं है। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि देखिए, जनता से ऐसा क्या कनेक्ट है मोदी का। आप जो कह रहे हैं कि नहीं हमारी 80 सीट हो जाती, भाई पहली बार ऐसा हुआ है ना कि दर्जन भर साझा रैलियां करने की नौबत आई। वो नीतीश कुमार जो नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने से गुरेज करते थे, वो 12-12 साझा रैलियां करते हैं। तो मोदी की जरूरत पड़ी ना नीतीश कुमार को भी। विपक्ष की बात छोड़िए, मैं तो आपके गठबंधन की बात कर रहा हूं। अब अजय, अरे संदीप जी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया क्या आपको? अच्छा, उसकी दवाई ले लूंगा, डॉक्टर हैं आप, लेना पड़ेगा, कर दीजिएगा दवाई। लेना पड़ेगा इसी, क्योंकि देखिए पिछले ही साल लोकसभा चुनाव हुए थे, 21 रैली की थी मोदी जी ने बिहार में। विधानसभा में तो मात्र 12 ही की। 21 में वो तो करते हैं। वो लोकसभा के चुनाव थे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। मुझे बताइए ना, 2010 में कितनी साझा रैलियां की थी? 2015 में तो आप साथ नहीं थे। कितनी साझा रैली की थी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने? तो 10 में तो मोदी जी चुनाव प्रचार करने आए ही नहीं। आने नहीं दिया आप लोगों ने। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि इस बार क्या जरूरत पड़ गई? वो आपका इन्फ्लुएंस है कि हमने आने नहीं दिया। अच्छा, मेमोरी लॉस नहीं हुआ ना मुझे?
नहीं, अभी आपका इन्फ्रेंस है, वो मेमोरी लॉस नहीं कहूंगा, वो आपका इन्फ्रेंस है कि हमने आने नहीं दिया, ठीक है। अब जब मोदी जी के साथ हमारा अलायंस है, मैं तो आपके चैनल पे कई बार कह चुका हूं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 है। तो स्वाभाविक है ना कि हमारे शत्रुओं को 11 लोगों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अखिलेश यादव नाम गिनाते वक्त 11 इंस्टीट्यूशंस के नाम गिना दिए, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो। किसी पे भरोसा नहीं कीजिएगा तो देश में रह के झाल बजाइएगा, यही काम बचेगा आपका, क्योंकि इस देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। ठीक है शाहनवाज हुसैन, मेरे अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिला है विपक्ष से भी, और यहां पर आप क्योंकि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मैं गुणगान नहीं चाह रहा हूं, दरअसल हम आज एक विश्लेषण कर रहे हैं। मोदी भरोसा कायम कर पा रहे हैं मुश्किल वक्त में भी। अब तो ये वो वक्त था कि लोग सवाल पूछें, वहां भी राब्ता कायम कर पा रहे हैं, विपक्ष नहीं कर पा रहा है। इसमें कहां पर दिक्कत है, पेच कहां है, या खासियत क्या है मोदी की? वो आपका डिबेट कोई देख लेगा तो समझ जाएगा कि कहाँ दिक्कत है। आज जनादेश मिल गया है, लोकतंत्र की जीत हो गई है। हमारे मित्र अनजान साहब को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, फिर भी सीपीआई ने खाता खोला है। इनके कम्युनिस्ट के लोग इतना जीते हैं पहली बार, तो ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो मत मानिए जीत अपनी। उसके बाद जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी कह रहे हैं हमें सीबीआई ईडी और कहाँ 8 लोगों से लड़ना होता है। ये बिहार के चुनाव में कहाँ कांग्रेसियों के यहाँ छापा पड़ा है? 19 सीट क्यों जीते आप और इतनी 50 सीट क्यों हार गए? ये बताइए ना कि आपने तेजस्वी यादव से 70 सीट बाह मरोड़ कर ले लिया। भाई आप ज़मीन पे ही नहीं। मैं जानता हूँ बिहार में कहीं संगठन नहीं, अखिलेश जी यूपी में कर रहे होंगे, बिहार आग जाकर देखें कहीं कोई कांग्रेस का जितना पुराना ऑफिस है प्राइम लोकेशन पे है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, रात में लोग उधर से गुजरते नहीं, लग कहते भूत रहता है इसमें। कोई कांग्रेसी दफ्तर में नहीं जाता। अनजान साहब बिहार घूमते पूछ लीजिए, हर प्राइम लोकेशन पे कांग्रेस का ऑफिस है। कांग्रेसी नेताओं का घर बड़ा बड़ा है, लेकिन ऑफिस में पोचारा नहीं करते वो, यानी उसकी पॉलिश नहीं करते, वो दफ्तर में नहीं जाते, वो संगठन नहीं बनाते, वो कहीं काम ही नहीं करते। सिर्फ टीवी डिबेट में कांग्रेस को आप लोग बुला लेते हैं इसलिए दिख जाते हैं ये, नहीं तो कांग्रेसी तो कहीं है ही नहीं साहब। मतलब सड़क तो पर नहीं जाते, लोगों से मिलते जुलते नहीं, कनेक्ट नहीं करते, आप ये कह रहे हैं? कुछ नहीं, कोई मैं चौधरी जी देखिए, हम जीत गए हैं, हम अहंकार के साथ नहीं बोल रहे हैं। मैं बड़ा बीजेपी के नेता से पढ़े एक पैनलिस्ट के तौर पे मुझे राजनीतिक विश्लेषक मान लीजिए आप। हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसी तरह मैं चर्चा करना चाहता हूं। हम तो जीत गए ना साहब। लोकतंत्र में 1 वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी तो ये लोग क्या कहा लगा रहे थे, और हम हैं 125 सीट जीत गए, सरकार बन गई, 5 साल चलेगी। कोई शक तो नहीं है पैनल में किसी को तो उंगली उठा के कह दे नहीं ये नहीं चलेगी सरकार। 5 साल सरकार चलने वाली है, हमारी मर्जी है, हम नीतीश कुमार जी को बनाए। आपको क्यों दर्द हो रहा है भाई? एनडीए तय करेगा कि हमारा नेता नहीं आपने नीतीश कुमार का जिक्र कर दिया। शाहनवाज भाई एक बात और समझाइए। जी ये बड़ी मतलब दिलचस्प सी बात है, ये मेरे गले नहीं उतर रही है कि आप 7 चुनाव लड़ते हैं। मैं उतार दूंगा सर। हाँ समझाइए। ये आप 7 चुनाव लड़ते हैं, आप 74 सीट जीत जाते हैं 110 में से, 115 में से नीतीश कुमार 43 ही जीत पाते हैं। अब एलजेपी का फैक्टर चलो कितना भी उसको मान लीजिए, पर एक बात तो आप भी मान रहे थे और ये जेडीयू के लोग भी मान रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ आकर्षण बना हुआ है। वो राजस्थान के चुनाव की याद आ गई कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। यहां नीतीश तुझसे बैर है, तेरी खैर नहीं छोड़ेंगे, पर मोदी तुझसे बैर नहीं है। ये क्या चक्कर है? ये एंटी इनकम्बेंसी कैसे बीट कर रहे हैं आप? देखिए इस पर कम से कम आपने 10-12 डिबेट तो कर ली है, और अब ये विषय बासी हो चुका है। नहीं बासी नहीं हुआ, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं कि आप एंटी इनकम्बेंसी बीट कर जाते हैं, नीतीश नहीं कर पाते। सुनिए ना, सुनिए, दो दोस्त एक साथ रहते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, और एक को एक टॉप कर जाता है और एक को नंबर थोड़ा कम आता है, लेकिन मेहनत में कमी नहीं है ना। हमने ईमानदारी से जेडीयू के उम्मीदवारों की मदद की, जेडीयू के लोगों ने हमारे उम्मीदवारों की मदद की। नहीं, वो जो 2 दोस्त हैं दोनों मेहनत करते हैं, एक ज्यादा नंबर लेगा वो इसका मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट है।
वो ज्यादा बुद्धिमान है, तो मोदी ज्यादा बुद्धिमान है नीतीश के मुकाबले। जो अरे साहब ये बुद्धिमानता की बात नहीं है। जनता ने, ये सही है कि लोजपा ने उनकी कई सीटों पर नुकसान किया, हमारी भी सीटों पर नुकसान किया, लेकिन ये विषय चर्चा अब हो गई है। अब ये है कि जो जिम्मेदारी मिली बहुत बड़ी मिली है चौधरी जी। 125 सीटें, 125 गुना ज्यादा बोझ है हमारे कंधे पे। बिहार के लोगों को उम्मीद पे खड़े उतरना है। जिम्मेदारी नीतीश जी की भी है और भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं, वो बात सही है। अभी मैं बिहार स्पेसिफिक चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे नरेंद्र मोदी अखिल भारतीय स्तर पर राजनीति में क्या हो रहा है। सुकेश, मोदी है तो मुमकिन है, विपक्ष भरोसा नहीं जता पा रहा है, वजह क्या है? ये मैं खबर के साथ शुरुआत करता हूं। नीतीश कुमार ने अभी अभी ट्वीट किया है, जनता मालिक है, उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। क्योंकि हमारा कार्यक्रम भी पीएम के इर्द गिर्द है कि वो एंटी इनकम्बेंसी को बीट कर देते हैं, कोई उनको मैच नहीं कर पाता। मैं थोड़ा दूसरा साइड आपको दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल, हरियाणा में वो बीट नहीं कर पाए, वो झारखंड में बीट नहीं कर पाए। नहीं, हरियाणा में फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी ना। मतलब आपके पास अगर मौका भी मिलता है तो विपक्ष चौका नहीं मार पा रहा है। मेरा सवाल अभी ये है। मैं कुछ उदाहरण के साथ शुरू करता हूं। हरियाणा में उनकी सरकार थी, मोदी जी गए थे, अपने दम पे सरकार नहीं बनी, उससे समर्थन लेना पड़ा जो उनको जमुना पार भेज रहा। जहां सबसे पहली रैली की आपने, क्योंकि भी हरियाणा का जिक्र कर दिया, चरखी दादरी में पहली रैली की बबीता फोगाट, जानी मानी रेसलर, वो चुनाव लड़ रही थी, वो तीसरे नंबर पर भी आई। झारखंड में वो अपनी सरकार नहीं बचा पाए। बिहार में 2015 में जब पीक पे थे नरेंद्र मोदी, उसको कैरी नहीं कर पाए। दिल्ली में 2 बार नरेंद्र मोदी वो जीत दर्ज नहीं करा पाए। राजस्थान में वो वसुंधरा को नहीं जिता पाए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की नैया पार नहीं लगा पाए। देखिए, ये देश नायक ढूंढता है आज के दिन। ये तमाम जो मैंने प्रदेश आपको बताए, उसमें से झारखंड, उनके मुख्यमंत्री में वो करिश्मा नहीं था। मनोहर लाल खट्टर वो पॉपुलर तो थे, लेकिन उनके खिलाफ एक फ्रंट जो खड़ा हो गया कांग्रेस का, उनकी एक अच्छी खासी मुश्किल 20 दिन का कैंपेनिंग ढंग से कर पाई थी कांग्रेस, इतनी अंतर्कलह थी। बिल्कुल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए एक पॉकेट ऐसा बना लिया है कि नरेंद्र मोदी उनको बीट नहीं कर पाते। बिहार में नीतीश कुमार एक करिश्माई नेता के तौर पे उभरे थे, जब वो आरजेडी के साथ मिल गए तो इतने मजबूत हो गए कि नरेंद्र मोदी उस किले को नहीं ढा पाए। पर इसी में एक मैं छोटा सा कैविएट में, आप अपनी बात जारी रखिएगा। आपने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का जिक्र किया। ये 2018 दिसंबर के चुनाव थे। यहां पर मोदी को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं और क्लीन स्वीप होती है। इन सब स्टेट्स में क्लीन स्वीप कर देते हैं लोकसभा चुनाव में। मतलब राजस्थान में तो 25 में से 25 सीटें। मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। कि नरेंद्र मोदी जब आम चुनाव के लिए खुद के लिए प्रचार में जाते हैं तो वो एक मैसिव गेन करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए वोट होता है। जहां भी उनको एक चैलेंज ऐसे व्यक्ति से मिलता है, ऐसे नायक से मिलता है, या फिर उनका मुख्यमंत्री जिसकी अट्रैक्शन होती है, तो नरेंद्र मोदी उसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वो चुनाव निकाल देते हैं। पर ये तो हॉर्सेस फॉर कॉसेस वाली बात हो गई कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग चेहरे टक्कर दे सकते हैं, आप ये कह रहे हैं। पर राष्ट्रीय स्तर पर क्या कोई विकल्प बन पा रहा है? राष्ट्रीय स्तर पर नहीं विकल्प बन पा रहा ना। उस नैरेटिव को भी बीट नहीं कर पा रहे। जो गिनाई अखिलेश प्रताप सिंह ने, जो कमियां गिनाई, इंस्टीट्यूशंस पे उन्होंने कमजोर करने का आरोप लगाया, वो सब कुछ ठीक है, धरातल पे ये हो रहा है। लेकिन एक पैरेलल नैरेटिव खड़ा करना, ये विपक्ष उसमें नाकामयाब है। वो दिक्कत है, ना उसके पास नायक है, ना उसके पास नैरेटिव क्रिएट करने की ताकत है। जबकि दर्जनों भर आपने मौके गिनवा दिए हैं जहां पर मोदी को घेरा भी गया है, हराया भी गया है। जहां विपक्षी पार्टी ने उनको हराया, जहां पे उनकी पार्टी के लोग थे, मजबूत थे, नरेंद्र मोदी वैतरणी पार करा के ले गए। नीतीश कुमार अगर बहुत कमजोर होते तो नरेंद्र मोदी उनको जिताकर नहीं ले जा सकते थे इस गठबंधन को। नीतीश कुमार का भी अपना एक ट्रैक्शन है, उनको राइट ऑफ कर देना कि उनको 43 सीटें आई हैं, ये अनफेयर होगा। ये बात ठीक कही अजय आलोक ने कि बहुत सारी सीटों पे आज हम लोग सवेरे चर्चा कर रहे थे, करीब 3 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं, अगर उसमें आधी सीटें भी जीत जाती
जेडीयू, तो ये टैली होती 65 के आसपास। तब हम आप ये चर्चा नहीं कर रहे होते कि नीतीश कुमार एक लेम डक सीएम हो गए, एक वीक सीएम हो गए। तो ये देखिए, एक नायक ये देश ढूंढता है, पहले से भी ढूंढता रहा है। हाल के सालों में ऐसा हो गया है कि उसको एक ऐसा पावरफुल फिगर चाहिए जिसमें वो भरोसा दिखा जाए, जिसमें विश्वसनीयता हो, जिसमें क्रेडिबिलिटी हो। ये पैदा करना पड़ेगा और इन्हीं परिस्थितियों में पैदा करना पड़ेगा। इन्हीं परिस्थितियों में यहां पर अखिलेश प्रताप सिंह जो सुकेश कह रहे हैं, इसी बात को आगे बढ़ाऊं, मौके भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी को घेरा नहीं गया, हराया नहीं गया, लेकिन वो फिर भी आपके काबू में नहीं आ पा रहे हैं। क्या कोई चेहरा नहीं बन पा रहा है? वो विश्वसनीयता, वो भरोसा। आप मुद्दे हजारों हैं, आप 2 करोड़ रोजगार पर उनको पकड़ सकते हैं। भाई 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, नोटबंदी के जो कारण बताए, उद्देश्य बताए प्रधानमंत्री ने, वो पूरे नहीं हुए। 50 दिन बाद जो सजा देनी है दे दीजिए। जनता से उन्होंने कहा भी, जनता त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन फरवरी 2017 में आप ही के राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं और 403 में से 325 सीट जीत जाती है बीजेपी। देखिए, पहली बात यह कि ये जो जुमला हमेशा सुना जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, अभी सुकेश जी ने गिनाया 2 राज्य, उसमें मैं और जोड़ दे रहा हूं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन सब जगहों पे बीजेपी बुरी तरह हारी है। मोदी जी का ही औरा सब जगह था। नहीं, महाराष्ट्र में तो बेईमानी हुई ना, महाराष्ट्र में तो जीत गई थी। जो भी हो, सरकार तो जिस तरह से यहाँ कर्नाटक में या कहीं पे भी, तो यहाँ भी मोदी जी ही थे। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, लोकसभा का चुनाव जो हुआ था, क्या कारण है कि मोदी जी जब लोकसभा या बीजेपी जब अपने सत्ता में रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ती है, ये बड़ा गंभीर विषय है, सोचना पड़ेगा लोगों को कि ऐसा राष्ट्रीयता का मुद्दा आ जाता है जिसमें पूरा देश एक हो जाता है, और ये समझ में नहीं आता लोगों को कि ये हुआ क्या था, क्यों हुआ था। जिस दिन तक वोट पड़ा था उस दिन तक कारगिल हुआ था, और इस बार भी चुनाव में सीआरपीएफ के काफिले पे हुआ और आगे सब कुछ हुआ। तो जो सरकार को अपने कामों पे के आधार पे न जाकर के एक नए मुद्दे पे, राष्ट्रीयता के और दूसरे मुद्दे पे आ जाना, और जिसपे सब सेंटिमेंटल हो जाते हैं क्योंकि देश की बात आती है, उस पे चुनाव लड़ लेना, ये कोई बहुत बड़ी उनकी उपलब्धियां नहीं है। क्या राष्ट्रवादी कामों पे क्यों नहीं लड़ते? आप राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है? जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े आप लोगों ने कर दिए, आप वो चीज नहीं समझा पाते क्या? और चौकीदार चोर है का नैरेटिव, आप नैरेटिव भी गलत खोजने लगते हैं क्या, जिसमें मोदी को आप फंसा नहीं पाते? मैं आपकी कमजोरियों का विश्लेषण करवाना चाह रहा हूं आपसे। जी बता रहा हूं, यही सब चीजें जनता को समझाने की आवश्यकता है कि चुनाव आते ही ये मुद्दे क्यों देश में आ जाते हैं मुद्दे। और देखिए, ये सत्य है, मोदी जी किसी न किसी से चुनाव जीत लेते हैं, लिए हैं, कुछ जगह जीत लिए, बाकी जगह तो बैसाखियों पे हैं, लेकिन देश नहीं बना पा रहे हैं। सरकार बना लेते हैं, हारने के बाद भी विधायक लूट लेते हैं, राजभवन से लूट लेते हैं, कैसे लूट लेते हैं। तो आपके घर में देश नहीं बना दिक्कत है ना, अरे भाई, आपके घर में दिक्कत है, आपके बड़े बड़े नेता छोड़कर जाते हैं, तो आपके घर में दिक्कत है ना? नहीं है। देखिए 12 महीने चुनाव का जश्न मनाना, चुनाव लड़ना सिर्फ राजनीतिक दलों का काम नहीं होता। जीतने के बाद, सरकार में बैठने के बाद देश बनाना काम होता है। ठीक है, वो मोदी जी नहीं करते हैं। हर फ्रंट पे मोदी जी फेल हैं, और सिर्फ चुनाव के ही लॉलीपॉप में 12 महीने आदमी को उलझाए रखना मीडिया के सहयोग से। तो ये हमारी व्यवस्था है, ये हमारी व्यवस्था है। आप इस पर काम नहीं कर पाते हैं क्या? आप अपना संगठन नहीं बनाते, सड़क पर उतरते नहीं हैं। यही बात अभी शाहनवाज हुसैन कह रहे थे। अब प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं,